अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या वाकई अपोजिशन के जो लोग हैं ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, या अपोजिशन के स्टेट बैंक के तरमीमी बिल पर अपने भी मफादात वाबस्ता थे? कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी नज़र आ रही है। जहां अपोजिशन अरकान की तरफ से ये दावे होते रहे कि हुकूमत के 25 अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं, वहीं अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी ये दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन के 15 अरकान इमरान खान के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने भी नाम तो नहीं बताए, लेकिन बड़ा दावा ज़रूर किया है। क्या कहा शेख साहब ने, ज़रा देखिए। मैंने आपसे अर्ज किया था कि फिनांस बिल सेनेट से मंजूर हो जाएगा, कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगा। आपने कहा सेनेट से कैसे मंजूर हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका है कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है, और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। नाज़रीन, शेख साहब का ये जो दावा है ये ऐसे वक्त में सामने आया है जब सेनेट में अक्सरियत ना होने के बावजूद हुकूमत ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पास करवा लिया। तो ऐसे में उनके दावे में ज़ाहिर है जान तो लग रही है। कौमी असम्बली में यही बिल जाता है तो वहाँ के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गैर हाजिर होते हैं। सेनेट में आता है तो यहाँ के अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी गैर हाजिर होते हैं। लेकिन चले, कौमी असम्बली में तो अददी बरतरी नहीं थी, लेकिन बिल को अपोज करना भी ज़ाहिर है एक जेस्चर होता है, मगर ऐसा भी वहाँ पे नहीं हुआ। ताहम अगर सेनेट की हम बात करें तो वहाँ अपोजिशन को वाज़े अददी बरतरी हासिल है, लेकिन हुकूमत ने ये कैसा जादू किया, ऐसा क्या किया कि वो एक वोट से यहाँ से जीत गए। इस वक्त यही बहस हो रही है कि आखिर अपोजिशन को हो क्या गया है। सेनेट में अपोजिशन अरकान की तादाद 57 है, जबकि हुकूमती अरकान की तादाद 42 है। अपोजिशन अरकान में दिलावर खान ग्रुप के 6 अरकान शामिल हैं। नुज़रत सादिक कनाडा में और मुशाहिद हुसैन सैयद कोरोना से मुतासिर होने की वजह से इजलास में नहीं आ सके। स्टेट बैंक के तरमीमी बिल को लेकर अपोजिशन बिल को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही, बल्कि शदीद तनकीद के बाद अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपना इस्तीफ़ा पार्टी चेयरमैन को भेज दिया है। क्या कहा गिलानी साहब ने, ज़रा देखिए। जिनकी क्रेडिबिलिटी ना हो, दे आर सेइंग कि आई हेल्प द गवर्नमेंट एंड आई एम सेइंग by your vote they won, at least the credit should be given to you, not to me. I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. यूसुफ रज़ा गिलानी जो खुद सेनेट में एक तारीखी बिल को रोकने के वक्त गैर हाजिर थे, वो चेयरमैन सेनेट को ये मशवरा दे रहे थे कि उन्हें अपना वोट नहीं डालना चाहिए था। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी गैर हाजिरी का मौक़िफ़ देते हुए कहा कि उन्हें एजेंडे का बताया ही नहीं गया था और बिल पहले कमेटी में भी जमा नहीं करवाया गया था। जब बिल की कॉपी उनके घर रात 1 बजे पहुंची तब पता चला। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि सेनेट की इस अहम सीट पर रहते हुए क्या ऐसे एक्सक्यूज़ेस काबिल कबूल हो सकते हैं। सवाल तो ये भी अहम है कि स्टेट बैंक का तरमीमी बिल तय होने के बाद चेयरमैन सेनेट के वोट से पास हुआ, लेकिन यही बिल अपोजिशन लीडर के वोट से ज़ाहिर रुक भी सकता था। अब नाजरीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2021 मरकज़ी बैंक को मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ हुकूमत के मरकज़ी बैंक से कर्ज़े के हुसूल पर मुकम्मल पाबंदी भी आयद कर देगा, और हुकूमत मार्केट रेट पर कमर्शियल बैंकों से कर्ज़ ले सकेगी, जिससे कारोबारी अशराफिया की मलकियत के निजी जो बैंक्स हैं उनको फ़ायदा होगा। इसी मौजू पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। ये क्या जादू कर रहे हैं आप लोग के? वालेकुम अस्सलाम। जहाँ पे अक्सरियत नहीं भी होती वहाँ पे भी कामयाब हो जाते हैं आप लोग। अपोजिशन तो यही दावे करती रहती है कि आप लोगों के लोग जो है ना उनके साथ राब्ते में हैं। शेख साहब कह रहे हैं कि उनके जो अपोजिशन के लोग हैं 15 वो आप लोगों के साथ राब्ते में हैं। ये कौन किसके साथ राब्ते में है, ये हुआ क्या सेनेट में? देखें, हम खामोशी से काम करते हैं अपना, हम ना कोई भड़के मारते हैं ना बड़े बड़े दावे करते हैं। ये अपोजिशन को ही मैं समझता हूँ एक उनका मसला है पिछले 3-3.5 साल का, कि वो कभी अदम एतमाद लाने की बातें करते हैं, कभी इस्तीफ़े लाने की बात करते हैं, कभी लॉन्ग मार्चेस की बात करते हैं। आज देखें ना, इस्तीफ़े मांगने वाले जो है वो खुद इस्तीफ़े देने के ऊपर आ चुके हैं, और बुनियादी तौर के ऊपर तो अपोजिशन ने अपोजिशन के खिलाफ ही जो है वो अदम एतमाद किया है।
और ये भी आपको बताऊं कि ऑपोजिशन ही ऑपोजिशन को गिराने के ऊपर तुली हुई है, तो उसके ऊपर फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें तो पिछले 2 महीने से ये कहा जा रहा था कि ये बिल हम पास नहीं होने देंगे, और आपने देखा कि जब कौमी असम्बली में ये बिल आया तो उस वक्त शहबाज शरीफ को किसी ज़रूरी शादी में शिरकत के लिए चले गए, वो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन है। इसी तरह जो है वो गिलानी साहब को जब बिलावल ने जरदारी ने मना कर दिया तो फिर उन्होंने क्यों जाना था? हमने तो अपोजिशन का खुले दिल से जो है वो उनका शुक्रिया अदा किया है इस बिल को पास करवाने के हवाले से, और मैं समझता हूं कि वो लोग जो अपोजिशन से बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, उनकी उम्मीदों के ऊपर भी पानी जो कुछ हुआ ये सब जरदारी साहब और बिलावल के कहने पर हुआ। इस्तीफा तो उन्होंने भेज दिया है, अगर तो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता। बात ये है, नहीं देखें बात यह है कि बिलावल कैसे इस्तीफा मंजूर कर सकते हैं? बिलावल को तो फिर खुद इस्तीफा देना चाहिए ना। यूसुफ रज़ा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर तो उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने ही नॉमिनेट किया था, और ये कैसे हो सकता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो उनके कहने के बगैर जो है वो गैर हाजिर हो जाए? और फिर एक और मामला है कि इन्होंने हमेशा यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है ना कुर्बानी के लिए भी तैयार रखा है। पहले भी आपको याद होगा कि स्विस बैंकों को खत नहीं लिखा था तो सुप्रीम कोर्ट से उनको सजा दिलवा दी थी। अब भी गिलानी साहब को जो है वो आगे करके, तो शरीफ आदमी है, उनको आगे करके इन्होंने जो है वो अपनी पीछे जो इनकी सियासत है उसको इन्होंने चमकाया, और तो कोई बात नहीं है। इसके ऊपर तो सवाल जो है वो जरदारी और इनसे होना चाहिए, उसी के साथ साथ जो है वो फजलुर रहमान से भी सवाल होना चाहिए, जो बेगानी शादी के अंदर जो है वो अब्दुल्ला दीवाना होता है, उनके एक सेनेटर भी गायब थे। दिया गया भले जरदारी साहब के कहने पे मिला, बिलावल के कहने पे मिला, कमाल आप लोगों का तो फिर ना हुआ। हमें नहीं देखें बात यह है, हम तो कहते ही नहीं है ना, हम तो ये बात नहीं करते, हम दावे भी नहीं करते। हमने तो आपको ये कहा कि बिल पास हो गया और इन्होंने अपने दावों को खुद शिकस्त दी है। हमने तो कोई दावा नहीं ना किया था, ऐसा दावा हमने तो नहीं किया। अब मामला यह है कि हमें कभी कहते हैं जी 22 लोग राब्ते में, कभी 30 लोग राब्ते में, बाद में पीछे मुड़ कर देखते हैं तो न इनको नजर आता है कि इनके अपने अरकान इनके साथ राब्ते में नहीं है। ये असल हकीकत जो है वो सामने आ जाती है। तो लिहाजा सियासत के अंदर वो कहते हैं, अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि कानून साजी में ऑपोजिशन आप लोगों का साथ नहीं देती। अब ये बात नहीं आप लोग कर सकते। पिछले 3.5 सालों से तो यही वावेला आप लोगों ने मचाया तो हुआ है। ये तो अब आपको भी नहीं, देखें ये अब आपको भी यकीन कर लेना चाहिए, और अपोजिशन अगर आपको कोई तारीखें वरीखें दे, अदम एतमाद की बातें बताए, तो आप भी उसे संजीदा न लिया करें, सीरियस ना आप लिया करें उनसे। आखिर में जो है वो इनका अंजाम यही होता है। नहीं, अब आप देखें ना, दिलावर खान ग्रुप जब सेनेटर बनवाना था गिलानी साहब को, तो वो तब किसके साथ खड़ा था, और आज दिलावर ग्रुप ने किस तरह पैंतरा बदला। हालात कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। अब इस एपिसोड के बाद हम ये नहीं कह सकते कि अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। देखें मैं आपको बुनियादी तौर के ऊपर मेरी सारी जो हमदर्दियां है ना, जो मैं अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ वो नून लीग से करना चाहता हूँ। आज वो किस मुंह से आके कहते हैं जी गिलानी साहब नहीं आए, उनको आना चाहिए था, ये उसी मुंह के साथ कहते थे उतरो नीचे, इसने करप्शन की है, ये जरदारी की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, ये नाहल है, घर जाओ। बाद में 80 वोट पूरी बारात ने आके जो है वो डाले यूसुफ रज़ा गिलानी को, उनके गले में हाथ डाला, उनको धूमधाम से सेनेटर बनवाया। सेनेटर बनाने के बाद जो है उनको बनाना, इन्होंने चेयरमैन सेनेट था, इनको लॉलीपॉप मिला था अपोजिशन लीडर का। बाद में पता चला कि वो जहां टिक लगाना था वहां क्रॉस लगा दिया, जहां स्टैंप लगानी थी वहां स्टैंप नहीं लगाई, और यूसुफ रज़ा गिलानी को अपने हाथ से इन्होंने अपोजिशन लीडर बनवा दिया। और आपको याद होगा जब गिलानी को इन्होंने मुंतखब करवाया हमारे वोट चोरी करवा के, उस वक्त ये कहते थे ये इस तरह हमें जो है वो बड़े खुश होके दिखाते थे। चलिए आज आप लोग खुश, इसलिए मैं कहती हूँ कि वक्त एक सा नहीं रहता, इसलिए आप लोग इस चीज पर इतना खुश ना हो कि अदम एतमाद अब बिल्कुल आ ही नहीं सकती या कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए जरा तसल्ली रखें आप लोग भी। देखें हम जो है वो हकीकत में रहते हैं, हकीकत पसंद है। मैंने आपको कहा कि हम तो अपने काम के ऊपर फोकस है, हमारी तरजीहात हैं, उनके ऊपर हम अमल दरामद करवा रहे हैं। अब ये मसला ही अपोजिशन का है, अपोजिशन को अपोजिशन के साथ मसला है, हमें तो कोई मसला नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फजलुर रहमान के अपने सेनेटर तलहा जो उनके बड़े करीबी हैं वो उस दिन गैर हाजिर थे। फजलुर रहमान से तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा, उनसे भी पूछना चाहिए ना, जो आए रोज कहते हैं जी कि पीडीएम का इजलास हो रहा है, अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं, फलाने दिन लॉन्ग मार्च होगा। जब अमली मैदान में काम का वक्त होता है उस वक्त उनके लोग गायब होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो जाहिर बात है फिर लोग जब गायब थे तो वो उनसे सवाल पूछे ना। ये जी हाँ, ये सवाल नून लीग से भी होना चाहिए, हम करेंगे भी। अभी
गवर्नर केपी के शाह फरमान सदारती निज़ाम की इतनी हिमायत कर रहे हैं कि अब वाकई लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लिमानी निज़ाम से खुश नहीं है। शायद आप लोगों को लग रहा है कि पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप लोग सदारती निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ये चीज़ें सोशल मीडिया तक थी, बड़ी बहस हो रही थी इस पर, आप लोगों की जानिब से कहा जा रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जानबूझकर इस बहस को छेड़ा जा रहा है, लेकिन अब तो आपके अपने लोग इसको खुलेआम सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? नहीं, देखें, बात यह है कि ये किसी की अपनी इंडिविजुअल राय हो सकती है, उसकी ख्वाहिश हो सकती है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं आपके सामने कुछ हालात रख देता हूं। देखें, 1973 का जो आइन है ये कंसेंसस के साथ बना हुआ आइन है और उसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और ना ही किसी जमात के पास इस किस्म की कोई अक्सरियत है कि वो 2/3 जो है वो अरकान मौजूद हों और वो तरमीम कर दे और अपनी मर्जी नाफिज कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा आप कोई निज़ाम में तब्दीली का मामला करते हैं फिर उसके ऊपर आपको एक लार्जर डिबेट करना पड़ती है, उसके ऊपर आपको पूरा पार्टी के अंदर वैसे कोई बहस है इस पर पड़ता है, तो लिहाजा पार्टी के अंदर बहस है, लिहाजा इसके जी मैं आपको बता रहा हूं, इस किस्म की ना तो कोई डिबेट है ना ही इस किस्म का कोई मैटर जो है वो कोई जेरे गौर है। नहीं, पार्टी के अंदर आप लोगों की कोई जेरे बहस है ये डिस्कशन? मैंने आपको यही अर्ज किया है कि कोई ऐसी चीज जो है वो ना तो अंडर डिस्कशन है ना ही कोई ऐसी चीज जो है वो जेरे गौर है। तो ये शाह फरमान साहब की अपनी जाती राय हो सकती है, उनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, उनका अपना नुक्ता नजर हो सकता है। देखें, यकीनन यकीनन उन्होंने बयान फरमाया है तो फिर उनका अपना ही नुक्ता नजर होगा। दूसरा मामला यह है कि दुनिया के अंदर जहां भी जमहूरियत होती है या जहां डेमोक्रेसी आपकी होती है वहां पर जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो हमारे मुल्क के अंदर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है, उसी का हम हिस्सा है, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। तो लिहाजा तो मैं समझता हूं कोई ऐसा मामला अभी तो ना कोई जेरे गौर है ना कोई जेरे बहस है। जब कोई मामला ऐसा आएगा तो उसके ऊपर फिर हम आपके साथ डिटेल में बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, अक्सरियत सैनेट में होने के बावजूद अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्या आप लोग यही समझते हैं कि इसकी वाहिद वजह गिलानी साहब ही हैं जिन्होंने अब अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया है? ऑल्दो बिलावल साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया है। आप लोग तो इतना तनकीद कर रही थी ऑपोजिशन इस बिल पर, चाहे वो IMF के मामलात हों उस पर आप लोगों की तनकीद थी, फिर ये स्टेट बैंक तरमीमी बिल, इस पर आप लोग इतना वावेला ऑपोजिशन ने मचाया हुआ था कि पता ही नहीं चला ऑपोजिशन की अक्सरियत होने के बावजूद आप लोगों को शिकस्त हो गई। सर नहीं, मैं शादिया आप अगर उस पर्सपेक्टिव में देखें तो बात आपकी ठीक है कि जितनी शिद्दत से हम इसको अपोज कर रहे थे और नेशनल असम्बली में तो हमारी अक्सरियत नहीं थी, वहाँ पे हमने जो कर सकते थे किया, ब्लॉक करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट किया, बल्कि वेल में भी गया, वो जो स्पीकर का वेल था और जिस तरह वहाँ मामला चले सब आपके सामने है। लेकिन यहाँ हमारी अक्सरियत थी और हमें उम्मीद थी कि और डिले भी वो करते रहे। IMF मीटिंग थी उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, उसकी भी मीटिंग डिले होती रही। तो ये किस तरह हुआ है सारा, लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मामला है। इसमें मामला उस दिन वो गायब थे जब कौमी असम्बली से पास होना था, शहबाज शरीफ गायब थे। आज यही हुकूमत कह रही है कि अगर गिलानी साहब उस दिन गैर हाजिर थे तो ये जरदारी साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, ये करवाया गया है। नहीं, ना तो उस दिन शहबाज साहब निजतन गैर हाजिर थे, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ऐसे ही किसी ने कह दिया। शहबाज शरीफ साहब का एक वोट था उधर, तो उनकी वाज़ेह तौर पे आपको पता है कि कितना फ़र्क था वहाँ पे वोटों का।
तो ये बात दुरुस्त है कि वो मार्जिन कम हो सकता था, लेकिन वाज़ह तौर पे उनकी शाजी अक्सरियत थी नेशनल असम्बली में। इधर मामलात देखने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ देखने वाले हैं, क्योंकि पहले भी जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट और नो कॉन्फिडेंस हम लाए थे तो उस वक्त भी हमारी पार्टियों के कुछ बीच में से स्लिप कर गए थे और वहाँ पे इंक्वायरी कमेटीज भी बनी और इंक्वायरी हुई भी। लेकिन ये पार्लियामानी सिस्टम है, इसमें मेंबर्स को, सिटिंग मेंबर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्शन लेना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी क्या मामला था, मैं तो ब्लेम नहीं करता कि यूसुफ रज़ा गिलानी जैसा डेमोक्रेटिक बंदा जो प्राइम मिनिस्टर भी रहा हो, बड़ा सीनियर आदमी हो, मेरे तो लेकिन उस दिन उनका एब्सेंट होना, ये इसके पीछे ज़ाहिर कोई तो वजह है। इतना इंपॉर्टेंट बिल अगर असेंबली में, सेनेट में उस दिन आ रहा है तो आप उस दिन गैर हाजिर हैं, तो इसको क्या समझा जाए फिर? नहीं, जो उनकी वजाहत आई है, एक्सप्लेनेशन आई है, मैं तो उसको मानूंगा कि वो मुल्तान में थे और रात 1 बजे चोरों की तरह झंडा लाना। असल में एक साइड पे तो आप देखते हैं कि जिस तरह बिल पास हुआ चले, उसको अगर शाजिया उसकी दूसरा साइड भी देखें ना कि 42 मेंबर हुए और चेयरमैन ने, ये शायद हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि चेयरमैन ने अपना वोट कास्ट किया। हाँ। और इतना सेंसिटिव बिल हो, इतना अहम बिल हो, जिसको कौम भी शक की नज़र से देखती हो कि ये, लेकिन चले उन्होंने कोई गैर आईनी काम तो नहीं किया चेयरमैन सेनेट ने। सवाल तो गिलानी साहब की एब्सेंस पे होता है ना। अगर एक वोट से हुकूमत जीत सकती है तो अगर गिलानी साहब होते तो हुकूमत हार भी सकती थी। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी साइड पे, आप आईनी बात ना करें, रूल्स रेगुलेशन की बात आप कर सकते हैं कि आईनी तौर पे गलत उन्होंने नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं कि सेनेट का चेयरमैन दे सकता है वोट, लेकिन वो न्यूट्रलिटी एक उसका एक जो स्टेटस है वो होता है कि न्यूट्रल ये बंदा है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। लेकिन मैं इसको कानूनी पहलू से हटके इसका अखलाकी पहलू देखें। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होते हैं ना, वो सिर्फ आइन और कानून पे नहीं खड़े होते, वो कुछ नॉर्म्स होते हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं, कुछ मॉरल साइड जो होती है, पॉलिटिकल साइड, मॉरल साइड भी होती है, लीगल साइड से या कॉन्स्टिट्यूशन साइड से हटके। अगर उसमें असासियत ना हो पॉलिटिकल साइड और मॉरल साइड पे, तो ये सिस्टम जो है वो बिकम, आई थिंक, फाशिस्ट टाइप चीज़ बन जाती है, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है वो राना साहब, जब ये हाल होगा ऑपोजिशन का तो फिर कैसे अदम एतमाद लाने की बात करते हैं आप लोग? फिर कैसे एहतजाज की बात? हुकूमत ने तो आज से और मतलब कि आपको गैर संजीदा लेना शुरू कर दिया ऑपोजिशन को, और ये ऐसी ऑपोजिशन तो हर हुकूमत चाहेगी उनको मिले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 3-3.5 साल में अपोजिशन ने उनको इस हाल में पहुंचाया है कि आज वो एक्सपोज हैं, टोटली एक्सपोज हैं, उनकी गवर्नेंस, उनकी पॉलिसीज ना। ये हुकूमत आप लोगों के किसी धमकी को, चाहे वो लॉन्ग मार्च की हो, धरने की हो, किसी एहतजाज की हो, वो सीरियस लेते ही नहीं है। हुकूमत आप लोगों को अपोजिशन मानती नहीं है। नहीं शादिया, उनके आप बयानात ना देखें प्लीज, आपको बहुत ज्यादा पता है वो अंदर से खोखले हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, घबराहट में बयान दे रहे हैं। लेकिन जो आप कहते हैं वो अपोजिशन क्या करेगी आने वाले दिनों में देख लेंगे। वो मैं यही कहूँगा कि ये जा रहे हैं, दिल का जाना ठहर गया। कहाँ जा रहे हैं? सुबह गया, कहाँ जा रहे हैं? ये घर जा रहे हैं अपने, बिल्कुल। ये हुकूमत इस लायक जा रहे हैं, कोई उन्हें भेज रहा है? नहीं, ये असेंबली इन्हीं तरीके से ही भेजेंगे। अदम एतमाद है, एक इन्हीं रास्ता है। यही तो बात है, अदम एतमाद कैसे कामयाब करेंगे आप लोग? जिस हाउस में आप लोगों की अक्सरियत है वहां पे शिकस्त खाली, तो अदम एतमाद कैसे लेके आएंगे आप लोग? अदम एतमाद इसलिए लेके आएंगे कि कौम की एक जो प्रेशर है इस वक्त, जो उनकी ख्वाहिश है, उसको आगे लेते हुए उनकी अपनी पार्टी में जिस तरह एक बगावत है या लोग वहाँ रहना नहीं चाहते, उनको एक रास्ता चाहिए जहाँ पे वो अपनी, अगर उनको पता हो ये जा रहे हैं तो इनके, मैं समझता हूँ आधे से मेंबर धक्का देने में शामिल होंगे, लेकिन उनको यकीन हो कि अब धक्का दिया जा रहा है। तो बाकी उनके लाइज भी हैं, ये आप आगे देखिए इंशाल्लाह। ये तो 23 मार्च को वैसे पता चल जाएगा आवाम कितना आप लोगों के साथ। 23 मार्च से पहले ही पता चल जाएगा आपको। 23 मार्च से लॉन्ग मार्च धरने से पहले भी कुछ करना है आप लोगों ने?
इंशाल्लाह ताला ये देखिए आने वाले दिनों में महीना 1.5 महीने बड़े अहम है। वो तो खुद कहते थे ये 3 महीने बड़े अहम है, 23 मार्च से पहले उनको अहम टाइम नजर आ रहा था। उनका जब कहते हैं अहम टाइम है तो वो कहते हैं कि बहुत खतरनाक उनके लिए तो अहम इसलिए है कि वो उन्होंने टारगेट सेट किए हैं, उन्होंने मैशियत को जो है ना वो दुरुस्त समत में लेकर चलना है, जो आवाम से किए गए वादे हैं वो तो उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर 3 महीनों को आम कर रहे हैं। आप कौन से टफ टाइम की बात कर रहे हैं राना साहब? नहीं, आप 3.5 साल बाद वो 3 महीनों में कुछ कर लेंगे इस शोबा में। शादी ऐसा ना करें। उनके इस बयान के बाद जिस तरह का उनका रवैया था, जिस तरह की उनकी तकरीरें थी, जिस तरह उन्होंने बयानात दिलाए या तर्जमानों को कहा या खुद वो आके तकरीरें उसने की या जवाब दिए अपने टेलीफोन पे लोगों को, या उनके चेहरे के जो बॉडी लैंग्वेज है वो किसी आने वाले तूफान का पता दे रही है। आप भी देख रहे हैं जो ये फिर से सदारती निज़ाम, पहले तो सोशल मीडिया पर ये बहस ही हो रही थी कि सदारती निज़ाम आना चाहिए या हुकूमत इसको सपोर्ट कर रही है या हुकूमत करवा रही है, जानबूझकर इस तरह की बहस छेड़ी जा रही है। आप तो गवर्नर केपी के खुलकर ये बात कर रहे हैं, सदारती निज़ाम की हिमायत कर रहे हैं वो। जी नहीं, मेरी बात सुनिए। सदारती निज़ाम पहले तो सदारती निज़ाम भी रहा है यहाँ, लेकिन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है, पार्लिमानी सिस्टम को बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त गवर्नमेंट है सदारती निज़ाम में या उससे भी ऊपर जो डिक्टेटरशिप है या एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है मुझे बताएं। जितने की शोबे हैं वहाँ पे इन्होंने अपने प्रोफेशनल या टेक्नोक्रेट या अनइलेक्टेड लोग बैठाए थे, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो क्या वो फाइनेंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो एहतसाब का मामला हो। इनको बताया ना, अब शहजाद अकबर साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहाँ पे ये सदारती निज़ाम होता तो इसी तरह के लोग इन्होंने सिलेक्ट करने थे ना। वहाँ तो यही है ना कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए और अपनी टीम बना ले। टीम तो पहले इनकी दवाइयों पे इन्होंने अपनी टीम बनाई, पेट्रोलियम में इन्होंने अपनी टीम बनाई, के इलेक्ट्रिक से लाए थे, वो उसको बिठाया पावर डिवीजन में। कोई शोबा मुझे बताएं जहां इन्होंने अपने मर्जी के बंदे बाहर से अंदर से ला के नहीं बिठाए। और लिहाजा इनके लिए कहना अब कि जी सदारती निज़ाम हो जाए तो हम डिलीवर करेंगे, खुदा का नाम है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भाई आप में अहलियत नहीं है, आप मुल्क की और कौम की जान छोड़ दें, आप नहीं चला सकते। आपको सारी ताकत भी दे दें तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर अहलियत नहीं है। ना आप गवर्नेंस कर सकते हैं, ना आप मुल्क को बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पहले जमात इस्लामी, फिर MQM और अब PSP पाक सरजमीन पार्टी सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है और सड़कों पर बैठी है। जमात इस्लामी ने लगभग 1 महीना धरना दिया, उनके साथ हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए। सेहत और तालीम को सूबाई इख्तियारात से निकाल कर दोबारा बल्दियाती इदारों के हवाले करने का मुआहिदा भी तय पा गया और जमात इस्लामी ने धरना भी ख़त्म कर दिया। MQM ने अपनी एक रैली निकाली और उसी दिन पुलिस के साथ तसादुम हुआ, जिसमें एक कारकुन की शहादत और मुतादिद ज़ख्मी होने के बाद वो भी अपने घरों को चले गए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ से पाक सरजमीन पार्टी बल्दियाती तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जलसा करने आई और इस जलसे को धरने में बदल दिया। गुज़श्ता रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह की क़यादत में हुकूमती पार्टी की एक मुज़ाकराती टीम PSP से मुज़ाकरात करने आई, मगर इसे कामयाबी नहीं मिल सकी। पाक सरजमीन पार्टी का मानना है कि बल्दियाती तरमीमी बिल वापस लिया जाए, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि इस तरमीमी बिल से हमने इख्तियारात को वसी किया है। सिंध की अपोजिशन जमातें पहले दिन से ही
बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सरापा एहतजाज है और अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा चुकी हैं। मगर पीपल्स पार्टी जो है ये अपने मौक़िफ़ से पीछे हटती हुई नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे सवाल एक ये भी है कि जब अपोजिशन जमातों ने इस बिल के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू कर रखा है तो फिर एक के बाद एक सियासी जमात सड़कों का रुख कर कर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसको क्यों चैलेंज कर रहे हैं, क्यों ये सूरत हाल पैदा हो रही है? क्या अपोजिशन जमातों का जो टारगेट है ये सिंध का बल्दियाती तरमीमी बिल ही है या पसे पर्दा मामलात कुछ और हैं? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पीएसपी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब आपका। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, जमाते इस्लामी पिछले एक महीने से धरना दिए बैठी थी, उनके मामलात तय हो गए हैं, मुज़ाकरात हो गए, उनके कुछ जो अहम चीज़ें थी जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे उस पर उनकी बातें मान ली गई हैं। अब आप लोगों की क्या ऐसे मुतालिबात हैं कि मुज़ाकराती कमेटी आई भी आप लोगों के पास लेकिन बात नहीं बन सकी? देखिए जमात इस्लामी वाले हमारे भाई हैं और हमें बड़ी कदर है उनकी और बड़ी इज़्ज़त है। और मैं तो जमात इस्लामी के कैंप पर, आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसा होता नहीं है। मैं जाकर अब मैं ख़ुद चला गया, मेरे लोग पहले गए, फिर मैं गया और जाकर हमने कहा कि अगर आप हमें आवाज़ देंगे ना, हम आपके झंडे के नीचे भी यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं और इस वाली बात पे सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास जमात इस्लामी का या किसी के पास भी मुआहिदा नहीं है कि एग्रीमेंट हुआ क्या है, ना हुकूमत दे रही है ना जमात इस्लामी के दोस्तों से या कहीं से। वो सिर्फ वो जो व्हाट्सएप पे प्रेस रिलीज चल रही है उससे पता चल रहा है कि क्या बात है। नंबर लेकिन जराए से कुछ चीजें पता चल रही हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ ताकि आपके नॉलेज में हो। मतलब कि उनके दरमियान जो चीजें तय पाई हैं वो सेहत तालीम वो मेरे पास भी है, वो मेरे पास भी है, वो मेरे नहीं वो मेरे पास भी है। सही शादिया, वो मेरे पास भी है ना, वो मेरे पास भी है। कोई उसके आपके पास भी जो चीज़ होगी उस पर किसी के साइन नहीं होंगे ना, उस पर हुकूमत ने साइन नहीं किया हुआ कोई पेपर ऐसा नहीं है। वो व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास भी है, वो व्हाट्सएप मैसेज। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं इसके को खुदा न खास को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं हमारा तो खैर हमारे पॉइंट ही दूसरे हैं। इन पॉइंटों के अलावा दूसरे पॉइंट में उस पर आता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त सिंध में 2021 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल है। अगर कोई चीज़ ख़त्म होनी है या कोई इख्तियार मिलना है तो वो सिंध असम्बली से जो इख्तियारात छीने गए थे उसी सिंध असम्बली ने दोबारा कानून साजी करके वो इख्तियारात देने हैं। ठीक है, वो कानून साजी अभी नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2 ये देखिए, पीएसपी जो पहले दिन से बात कर रही है वो कह रही है, और हमारा पेपर भी जो है उसमें, कि पाकिस्तान आज फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो वाइबल नहीं रहा, गवर्नेबल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 56% डिविजिबल पूल में आप सूबों को पैसे दे देते रहे। वफाक के पास कोई पैसा नहीं बच रहा, वफाक को डेब्स देने हैं, फौज को देने, वो नीचे पैसे दे रहे हैं। अब सूबा क्या कर रहा है? सूबों को ये पैसे दिए जा रहे हैं, सूबों के तमाम ऑर्गन्स को पैसे देने के लिए। सूबे के वजीर आला ने 10 सालों से उन पैसों को अपने पास पार्क करके वो बैठ गए, बल्कि जो इख्तियारात और वसाइल नीचे गए हुए भी थे उसको भी उन्होंने वापस खींच लिया है। तो नीचे सब कुछ ड्राई हो गया, शहर, डिस्ट्रिक्ट, यूनियन काउंसिल, और ऊपर भी ड्राई हो गया। और मालदार को कौन हो गया? मालदार सिर्फ और सिर्फ जो है वो वजीर आला और उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई है ना। आपको पता है कि 56% डिविजिबल पूल में 27% हुकूमत सिंध को मिलते हैं पैसे। 1000 अरब रुपए बन रहा है, 1000 अरब रुपए सालाना हुकूमत सिंध को मिल रहे हैं। 200 अरब रुपये खुद कमाते हैं। 1200 अरब रुपए एक हस्ती खर्च कर रही है, वो है वजीर आला की हस्ती। अब उसके पीछे NFC अवार्ड से ये पैसा आता है, PFC अवार्ड नीचे नहीं मिल रहा, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड नहीं मिल रहा। कानून में लिखा हुआ है, आज तक उसका इजरा नहीं हुआ, उसकी कोई मैकेनिज्म नहीं बना हुआ। हम क्या कह रहे हैं? हम ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये 1200 अरब रुपए सूबे से डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र करने का मैकेनिज्म बनाओ, और उस बनाने के बाद उसको इसी सूबाई असेंबली से एक फाइनेंशियल बिल अमेंडमेंट बिल पास करें, जिसके बाद ये कानून बन जाए कि हर डिस्ट्रिक्ट को भीख मांगने के बजाय, खैरात मांगने के बजाय, उसको ऑटोमेटिक, जिस तरह से आपको वफाक से पैसे मिल रहे हैं उसी तरह से ऑटोमेटिक हमें सूबे से डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिलने शुरू हो रहे हैं। नंबर 1 बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये
कि मुझे इख्तियारात और वसाइल को वज़ीर आला हाउस से निकाल कर कराची से कश्मीर तक की गलियों में लेकर आना है। पानी का मसला, सीवरेज का मसला, स्कूल का मसला, अस्पताल का मसला, कचरे का मसला, रोड का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, पार्कों का मसला, ये वो जमात इस्लामी ने जमात इस्लामी ने जाहिर है अगर अपना धरना खत्म किया है, ऐसे ही कोई हवाई बातों में तो नहीं कर दिया। उनके बाकायदा मुज़ाकरात हुए हैं, उनके मुतालिबात माने गए हैं और ये एडमिट किया है हाफिज नईम साहब ने कि उनकी बातें जो उनके मुतालिबात थे उनको सिंध हुकूमत ने माना है। मेयर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन होंगे। सेहत और तालीम के जो शोबे तो जो सूबाई हुकूमत ने वापस ले लिए थे वो भी बल्दिया को वापस दे दिए गए हैं। अब जो आप लोगों के मुज़ाकरात हुए वो किन बेसिस पर हुए, उनमें से कितने सिंध हुकूमत मानने को तैयार है और ऐसी कौन से मुतालिबात है जिनसे आप लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है? हमने जब 5 मुजाहरे किए ना, छोटे छोटे 1.5 से पौने 2 महीने के अरसे में, 2 महीने के अरसे में डिस्ट्रिक्ट वाइज 5000 7000 5 मुजाहरे किए हमने। पीपल्स पार्टी ने पलट कर नहीं पूछा। फिर हमने 5वें मुजाहरे में डेट दे दी कि हम अब पूरी कराची का एक बड़ा मुजाहरा करने जा रहे हैं फवारा चौक पर, और वहाँ से फिर हम वज़ीर आला हाउस जाएंगे अपनी बात सुनाने के लिए। तो 30 तारीख की डेट थी। 23 तारीख को पीपल्स पार्टी का वफ़द जो है वो हमारे पास आ गया और उस वफ़द ने जो हमसे बात की ना, तो ये जो आप जो गुफ्तगू फरमा रही हैं, ये वो सारी बातें 70% 65% टू 70% बात तो वो उस वक्त एग्री कर रहे थे। जो आप जितनी भी आप मुझे पॉइंट्स बता रही हैं, ये तो हम 23 तारीख को चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि हमारे एहतजाजी तहरीक से पहले हमारे पीपल्स पार्टी ने हमारी बात मान ली है। उस वक्त तक किसी धरने सारे चल रहे थे और हमारे पास वो आ गए थे, मेरे पास ये वाला ऑप्शन मौजूद था। लेकिन मुझे 70% 30% का गेम नहीं खेलना। देखिए, अगर आप मुझे फाइनेंसेस नहीं देंगे तो मुझे आप अगर वाटर बोर्ड का चेयरमैन दे रहे हैं, कल को आप उसको पैसे नहीं देंगे तो आप फिर हमारा मजाक उड़ाएंगे कि भाई ये जो इलेक्टेड मेयर था ना, देखो ये तो काम ही नहीं कर पा रहा। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन क्यों होना चाहिए? भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ही क्यों होना चाहिए? हमारे मौके पे भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो ये बाय बर्थ जो है वो इंडिजिनस लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन है। बोर्ड क्यों बनाया गया है? उस पर एमडी क्यों लगाएंगे वज़ीर आला साहब? तो ये बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं, बारीकियां हैं, और इस बारीकियों को और पेचीदगियों को उस वक्त तक हम काबिल अमल नहीं समझेंगे, बात मानी जाएगी जब तक कि असेंबली में। लेकिन ये भी क्या ये नहीं होना चाहिए था मुस्तफा कमाल साहब, ना कर ली जितनी ऑपोजिशन जमातें हैं जिनको एतराज है, आप लोग हैं, MQM है, जमात इस्लामी है, ये लोग मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आप लोग अपने अपने एजेंडा सामने रखते हैं, नुकात सामने रखते हैं और मुत्तफ़िका तौर पर एक एजेंडा सामने लेकर आते, लाहे अमल सामने लेके आते और मुत्तफ़िका तौर पर पीपल्स पार्टी के सामने रखते, सिंध हुकूमत के सामने रखते। आप पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत आप लोगों की अलग कैसे मान सकती है? MQM के अलग मुतालिबात है, वो कैसे मान सकते हैं? फिर जमात इस्लामी ने अलग डिमांड्स पेश की, ये तो मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होता कि आप लोग किसी एक मुत्तफ़िका एजेंडा तैयार करके तो सिंध हुकूमत के सामने लेकर जाते तो कोई बात बनती। अब शाजिया बीबी मेरी बात सुन लीजिए, ज़रा मुझे टाइम दीजिएगा और मेरी बात सुन लीजिए। और आपने ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी रिवायत ये कि हम ना सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं और हम फिर जो है ना वो बलवे का केस बना देते हैं, बस सभी बुरे हैं। अब मेरी बात, मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार हूँ। अब मेरा अमल देखें, मेरा अमल ये है कि मैं खुद जमात इस्लामी के ऑफिस चला गया 2 महीने पहले। पहले मेरी टीम गई, फिर मैं हाफिज नईमुर रहमान के पास चला गया। मैंने सिराजुल हक साहब को खुद कॉल की, मैंने मोहसिन मेहंदी को खुद कॉल की। फिर जब इनका धरना शुरू हुआ, मैं शहर में नहीं था, पहले मैंने अपनी टीम भेजी, उसके बाद मैं खुद आया और मैं गया और मैंने क्या कहा वहाँ खड़े होकर कि जमात इस्लामी के लोग काबिल तहसीन है, कुर्बानी है। अगर ये कहेंगे तो मैं अपने कारकुनों के साथ आपके झंडे के नीचे आकर बैठने के लिए तैयार हूँ। आज तक पाकिस्तान की सियासत में ये वाला जेस्चर कोई नहीं देता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पे सारी बात। नंबर 1। नंबर 2 ये हमने उनकी खैरियत मालूम की, उसकी तायद करते रहे हर जगह खड़े होकर। नंबर 1। नंबर 2 ये मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चला गया,
मैंने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कॉल की, मैंने जो है वो यहाँ पर उनके JUP वालों को मैंने कॉल की, मैंने PMLQ वालों को कॉल की। अब आपके पूछेंगे भाई MQ वालों को क्यों नहीं कॉल की? हाँ। MQ ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई इसी इशू पे, जब ये सारा कुछ उन्होंने देखा। अब उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमें मदूनी किया। जमात इस्लामी वालों ने हमसे पूछा कि आपको बुलाया है? हमने कहा नहीं। क्या फिर हम नहीं जा रहे। अगर आपको नहीं बुलाया है, वो जमात इस्लामी गई नहीं और हमें उन्होंने बुलाया नहीं। इस मसले पे जिसके हम पायनियर हैं उस पे वो हमें बुला नहीं रहे। और उनका आदमी आकर टीवी पे ये कहता है कि हम PSP को तो पार्टी नहीं मानते। मैंने इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं इस वक्त अपनी बातों को डाइल्यूट नहीं करना चाहता। पीपल्स पार्टी इज पीपल्स पार्टी इज इन द गवर्नमेंट, हमें उससे हुकूक लेने हैं। तो मैं अपनी बातों को डाइल्यूट एंगम से मैंने जवाब भी नहीं दिया। ये मेरा तर्ज अमल है। मैंने एक तरफ अदालत में जाना, दूसरी तरफ धरना देना, या फिर अदालती फैसले का इंतजार कर ले। तर्ज अमल का एक तरफ अदालत में है मामला। हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो कैसा निज़ाम है कि बंदा जो है वो पैदाइश से लेकर बूढ़ा हो जाए और मर जाए, उसके बाद उसके फैसले आते हैं। तो भाई ये मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो मैं सिर्फ अदालतों के फैसले का इंतज़ार में अपनी जो है वो जनरेशन्स को तबाह नहीं कर सकता। ये मसला लोकल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये नेशनल इकोनॉमी का मसला है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको एहसास महरूमी पैदा हो रही है, इससे कल के दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं। दुश्मन इसका फायदा उठाएगा। इसलिए हम ये अमल कर रहे हैं। इसलिए हमें कोई शौक नहीं है आकर जो है सर्दी में अपने घर वालों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठे। हमें मजबूर किया गया और मैं समझता हूँ ऐसा ना करने वाला इन्हीं जालिम हुक्मरानों का साथी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाक्स पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत में एक के बाद एक बहरान पैदा हो रहा है और हुकूमती बयानात से काम नहीं चल रहा। सनतों को गैस की फराहमी का जो बहरान है अभी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अब सनतकारों ने ये ऐलान किया है कि अगर 72 घंटों में गैस की बंदिश ख़त्म ना हुई तो सुई गैस के हेड ऑफिस का घेराव किया जाएगा। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़ुबैर मोतीवाला ने अपने साथी मेंबरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमत को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। उनका ये मानना है कि अदालतों के स्टे ऑर्डर्स के बावजूद गैस बंद हुई और ना रिलीफ भी नहीं मिल सका। उनका ये मानना है कि हुकूमत से बारहा ये दरख्वास्तें की कि आधी गैस ही बहाल कर दें ताकि सनतें तो चल सकें। तहरीक इंसाफ हुकूमत के नाज़रीन 3.5 सालों में कोई 1 दर्जन के करीब बहरान पैदा हो चुके हैं। आटे से लेकर चीनी और अद्वियात से लेकर खाद तक हर चीज़ नायाब हो जाती है, गायब हो जाती है, महंगी हो जाती है और हुकूमत इन बहरानों से निपटने में नाकाम ही नज़र आती है। लेकिन अब गैस को लेकर, गैस के बहरान को लेकर सनतकारों का जो अल्टीमेटम है अब ये कहाँ तक जाएगा, कौन कौन सी इंडस्ट्री से मुतासिर हो सकती है और क्या सनतकारों के अल्टीमेटम के हवाले से हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी, इसी पर मैं बात करूँगी। ज़ुबैर मोतीवाला साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब आपका, आप लोगों ने अल्टीमेटम तो दे दिया है, क्या आप लोगों की इस अल्टीमेटम के बाद किसी ने रब्ता किया आप लोगों से? वालेकुम सलाम। जब तक मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ मेरे से किसी सरकारी ओहदेदार ने या अरबाब इख्तियार ने कोई रब्ता नहीं किया। तो वो तो बात यह है कि हमने इनको पहले भी बारहा, और ये तो हमारा कोई 7वीं दफा हमने अपील शाये की है अखबारों में, जिसका भी कोई नोटिस भी नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि कराची के बारे में जो है ना वो सारे लोग जो है वो सीरियस नहीं है कि कराची बंद होगा तो क्या होगा। हालांकि ये शहर जो है वो 54% एक्सपोर्ट करता है और तकरीबन 68% रेवेन्यू में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन यहाँ जो हालात हैं, जो मामलात हैं, जो कराची के साथ जिस तरह का जो ना बर्ताव है, हमारी समझ में नहीं आता। और मैं यहाँ एक और आपको बात बताऊं बड़ी मजे की, ये है कि ये जो गैस जो हम मांग रहे हैं वो हमारी अपनी है।
यानी ये कमाल की बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जब सर्दियां होती हैं तो वहां गैस की खपत बढ़ जाती है, और बलूचिस्तान से जो गैस हम लेते हैं वो 125 MMCF है, और हम जब सर्दियों में देखते हैं वो 200 MMCF है। होना ये चाहिए कि वहीं से बलूचिस्तान की सुई गैस की फील्ड से SNGPL यानी पंजाब और KPK के लिए भी जो SNGPL जो कंपनी है वो वहां से 180 MMCF ड्रॉ करती है, और 0 उनको जो है सर्दियों के अंदर हेल्प करती है। तो हम ये कहते हैं कि रैशनल कर लें आप और हम, जो जैसे 160 MMCF बड़ा है उसको हम हिस्से कर लें। अगर आप 180 ड्रॉ करते हैं तो 180 के हिसाब से दे दें, मैं 125 लेता हूँ 125 के हिसाब से कर लें, हमको वहां से कोई 90-100 MMCF गैस मिल जाती है, जिससे हमारा बहुत सारा जो है ना काम हो जाएगा। तो इस बात आप वापस मांग रहे हैं 280 MMCFD गैस, आप कह रहे हैं इतनी वापस करें? 100 ये है जी, 100 ये है, और 180 वो गैस है जो गलती से जब फील्ड एलोकेशन हो रही थी तो वहां चला गया। अब वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास वापस देने का कोई तरीकेकार नहीं, कोई कानून नहीं है। सिंध की गैस है जो गलती से चली गई, वो 180 वो है, 100 ये हम बलूचिस्तान को दे रहे हैं। 280 जो गैस है सिंध की इंडिजीनियस गैस है, सिंध की पैदा करदा गैस। सिंध की गैस जो है वो 1100 MMCF अभी भी SNGPL को जा रही है। जो हमारा कोटा है उसमें जो गलतियां हुई हैं उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। आज जब हमारे पास क्राइसिस है तो हम ये कहते हैं कि हमारी गैस हमको वापस दे दी जाए, ये मामला ठीक हो जाएगा। और ये समझ में नहीं आता, ये घरेलू सार्फिन भी तंग है। एक मखसूस वक्त के लिए गैस आती है और शाम 9 बजे के बाद तो गैस बिल्कुल आपके घरों से गायब हो जाती है। इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही, घरेलू सार्फिन तंग है। तो जुबैर साहब ये गैस जा कहाँ रही है? अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे मुल्क में गैस ही नहीं है? नहीं, तो मेरे पास तो सारे फिगर्स है कि जो SSGC के पास 920 और 940 के दरमियान गैस आती है। उसमें तुरा ये किया कि पूरा साल उन्होंने RLNG जो इम्पोर्टेड गैस है वो हमको 150 MMCF दी। जब क्राइसिस आया, जब विंटर आया जिसमें गैस की जरूरत होती है, उसको काट के 35 कर दी, 35 MMCF कर दिया। यहाँ भी हमको जो है 125 से ज्यादा की जो है ना शॉर्टफॉल पड़ गया। तब कैसे इंडस्ट्री चलेगी, कैसे घर चलेगा, कैसे दुकान कौन चलेगी? कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है? जाहिर है आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होते हैं जो आप लोगों ने टाइम पे डिलीवर करने हैं। जी जी जी, देखिए सारी इंडस्ट्रियां जहां मजदूर काम करता है, जहाँ प्रोडक्शन होता है, वो सारी की सारी जरूरी होती है। मैं सबको सपोर्ट करता हूँ और उसी के साथ हम चलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात जरूर हमको देखनी चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर का विजन है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब भी हम प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं तो ऐसी बात होती है जिसमें चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, लोग जो है ना मुनाफा कमाएं और सनतें लगे। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं इंस्टीट्यूट, तो ऐसा लगता है कि जो इनकी जो करीना है, जो इनके अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के विजन को खराब कर रहे हैं। मैं तो जब भी प्राइम मिनिस्टर से मिला, लेकिन इस अल्टीमेटम से पहले आप लोगों के मुज़ाकरात भी तो हुए थे, आप लोगों की हुकूमत से बातचीत भी तो हुई थी, उसमें कोई बात नहीं बन सकी। मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात की तो कहाँ बात करती है? हमने तो अली कैबिनेट में बात उठाई, इनका अपना मिनिस्टर है। आफ्ताब सिद्दीकी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये उठाया कि कराची को गैस क्यों नहीं मिलती, उनका अपना मिनिस्टर है। गवर्नर सिंध ने ये बात वहां की, उनके अपने आदमी, सारे लोग उनको समझा रहे कि भाई इस तरह से होना चाहिए। अब अगर मिनिस्ट्री जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वो अगर नहीं चाहे तो हमें गैस तो नहीं मिल सकती। हम तो मतलब ये कि गैस तो जब वहां से इस्लामाबाद से गवर्न होती है, ये SSGC भी। तो हमाद अजहर साहब से कोई बात हुई? उन्होंने कोई जवाब पेश किया या उन्होंने कोई तसल्ली भी नहीं दी? RLNG नहीं हो सकती है, अब मामा को अगले साल देंगे गैस, ये उन्होंने मुझे मैसेज तो किया। अच्छा, अगले साल तक इंडस्ट्रीज बंद कर लें इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब ये है कि अगले साल आपको गैस मिलेगी, तब तक आप इंडस्ट्री जो है ना वो बंद कर दें, ठप हो जाए। नहीं, मेरे ख्याल से ये ऐसा कर रहे हैं कि ये इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी सी गर्मियां आ जाए, सर्दियां खत्म हो, तो कोयटा का लोड जो है वापस अपनी पुरानी नौयत पे आ जाए और हमें हमारी 160 की MSP गैस वापस मिल जाए, तो यहाँ की बातें होना बंद हो जाए। ये गालिबन ये कैलकुलेशन है कि अभी अगर हम उनको जवाब देते हैं, इनके साथ अगर बैठते हैं तो क्या फायदा होगा। और हम तो गैस दे नहीं सकते क्योंकि वहां से उन्होंने गैस कम करनी नहीं, कराची को देनी नहीं, तो अब बैठ के क्या फायदा होगा, उससे क्या मुज़ाकरात हमसे करेंगे? हम तो इनको बता रहे हैं और ये बिल्कुल इनकी समझ में ये बात आ रही है। मेरी अपील जो रोज छप रही है अखबारों में, उसके अंदर क्लियर कट सारा हिसाब किताब लिखा हुआ। हमने प्राइम मिनिस्टर से अपील की है, प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा मीटिंग भी सेट की, लेकिन उनकी अपनी
मसरूफियात की वजह से वो मीटिंग क्या पोस्टपोन हुई, कैंसिल हुई। इस जुमेरात को मीटिंग जाहिर है वो गर्मियों तक किसी और सूबे से लेकर तो आप लोगों को देंगे नहीं, तो क्या ये जो 3-4 महीने तो हैं अभी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ना हम कोई कराची वाला ये चाहता है। पाकिस्तान एक है, हम पाकिस्तान के हामी हैं, हम चाहते हैं सिर्फ की गैस भी सारे पाकिस्तान को मिले, लेकिन जो हमको एलोकेटेड कोटा है वो तो हमको मिलना चाहिए ना। हम सिर्फ ये बात करते हैं, हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि सिंध की 1100 MMCF गैस पंजाब में चलती है, जा रही है, रोजाना जा रही है, आज भी जा रही है। वहाँ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वहाँ कोई 1900-2000 MMCF की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ उन्होंने RLNG भी वहीं जा रही है, सारी की सारी 650 आ रही थी, अब 850 डाउनलोड कर रहे हैं, वो भी सारा वहीं जा रहा है। कराची के लिए जो गैस की जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। RLNG की बात हम करते हैं तो कहते हैं RLNG आप प्राइस नहीं देते। आप मुझे बताएं कि आपके घर के अंदर पानी आ रहा हो तो आप टैंकर का पानी लेंगे? डेफिनेटली कोई नहीं लेगा, डेफिनेटली कोई नहीं लेगा। अब आप ये कह रहे हैं कि मेरी अपनी गैस मेरी जरूरत से ज्यादा है, अगर ये मेरी 180 देते वो देते तो आज मेरी जरूरत 1200 1250 से ज्यादा की मेरी जरूरत है। वो कहते हैं कि RLNG का वेक ऑफ करें। मैं RLNG का वेक ऑफ कैसे करूं? मेरे और कई प्रॉब्लम्स हैं। आप ये देखें, पानी जो है हम जो है ना उसको खरीदते हैं 500-600 रुपए पर 1000 गैलन। बिल्कुल, वहाँ पंजाब में फ्री है, आप ड्रिल करें और पानी है, प्राइस टू इट। तो हमको कम्पीट तो करना है ना, क्या हम विद इन द कंट्री अनकॉम्पिटिटिव हो जाए? देखिए मेरी तो आने वाले दिनों में हम ये तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा बहरान आपको नजर आ रहा है इंडस्ट्रीज को लेकर, कराची को लेकर? फिर आपके जो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट है, हमारा तो ऑलरेडी ये तिजारती खसारा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप उसको अपने टारगेट को अचीव कर ही नहीं सकते इस माली साल में, और ऊपर से ये बहरान, तो ये फिगर्स आपको कहाँ जाते हुए लग रहे हैं? देखिए मैं वही बता रहा हूँ, आने वाला नहीं है। वी आर इन द बहरान, वी आर इन द क्राइसिस। 70 दिन हो गए इंडस्ट्री के अंदर 8 घंटे गैस आती है, 16 घंटे नहीं आती है। आप MD SSGC हैं, इमरान से उससे पूछ रहे हैं, वो आपको पूरी अपडेट करेगा कि कितने घंटे हम इंडस्ट्री को गैस दे रहे हैं, वो सारी चीज आ जाएगी। प्लस उनकी जो सेल्स हैं, मुझे छोड़ दें मैं क्या कहता हूँ, मेरे को मैं हो सकता है मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट मुझे क्या समझती है, लेकिन मेरा भी बहुत सारे 28 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है बिजनेस पॉलिटिक्स करते हुए और ये मामला को तय करते हुए, तो सारे लोग जानते हैं मुझे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप SSGC से रिकॉर्ड मंगवा लें। क्या इंडस्ट्री की सेल जो 70 दिन पहले थी वही आज है? तो मैं फिर गलत हूँ। और अगर वहां की सेल डिप हुई है उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो ये क्राइसिस हम दौरान आएगा नहीं, आया हुआ है, हमारे प्रोडक्शन लॉसेस हो रहे हैं। ये जो फरवरी के जो फिगर्स हैं, ये जो भी जो क्राइसिस है, इसका पता चलेगा आने वाले महीनों में। ये तो जो हमारा जो तैयार माल होते हैं, सेमी फिनिश माल्स होते हैं, वो आज एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन तो 72 घंटों से पहले अगर किसी ने आप लोगों से बातचीत नहीं की, राब्ता नहीं किया, तो क्या करेंगे? जो स्वी गैस हेड ऑफिस है वहाँ का घेराव करने से तो मामला हल नहीं होंगे जुबैर साहब? देखिए मजबूर आदमी क्या कर सकता है, यही बता सकता है कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। उसके जो तरीका कार है डेमोक्रेसी में, वो यही है कि पहले आपने अखबारों में अपील दी, 7 दिन 8 दिन लगातार हम अपील देते रहे, उसका कुछ नहीं हुआ। अली जैदी के पास गए, PTI का सिंध का प्रेसिडेंट है, उसने बड़ा रिस्पॉन्स दिया, उसने सब जगह टेकअप किया, कैबिनेट में टेकअप किया। रज़ाक दाऊद साहब ने टेकअप किया कैबिनेट के अंदर, और क्योंकि उनका कॉमर्स से उनका एक्सपोर्ट हैम्पर हो रहा है, उनको पता है कि एक्सपोर्ट नीचे जाएगी उससे। फिर इसके बाद गवर्नर साहब को साथ दिया। ये जो सब लोग हैं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब है, मैंने एक PTI के यहाँ के, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की। हम इस सारे लोगों के बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। आज भी मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता, नाम हम लोग जानना चाहते हैं। हमें अल्लाह के वास्ते हमारी जो गैस है वो हमको दे दे, हमारी इंडस्ट्री को चला दे, हम आपको दुआ देंगे और और कोई बात नहीं कर सकते, अपील कर सकते, इल्तिजा कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब मेरे साथ हैं। नाज़िम मैम का वक्त हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।